Hello students, this is Nandan Singh. I welcome all of you to our channel Oasis Classes. Today we are going to study the second chapter of your book Flamingo, Lost Spring. आज हम लोग आपके किताब की दूसरी चैप्टर जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो पढ़ने जा रहे हैं और उसको एंजॉय करेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है। जैसा आप यहां देख पा रहे हो, द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय अनीश जंग। थोड़ी सी बात हम लोग अनीश जंग के बारे में कर लें। अनीश जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला। उनकी पैदाइश राउरकेला में हुई, लेकिन उनका जो किशोरावस्था था और उनका जो बचपना था ये हैदराबाद में हुआ। प्राइमरी एजुकेशन भी हैदराबाद में हुई। बाद के हायर एजुकेशन के लिए वो यूएसए गई, अमेरिका गई और वहां से उन्होंने आगे की एजुकेशन ली। ये तो बात हम लोगों ने किया अनीश जंग के बारे में। Let us talk something about the chapter, about the story. As I always tell you that the title of any chapter, any story is its soul. मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि किसी भी स्टोरी का जो वो टाइटल होता है, जो शीर्षक होता है, वो उसकी आत्मा होती है। It reflects the reality of the story. In the case of Lost Spring, you know that lost means खोया हुआ, spring means बसंत, खोया हुआ बसंत। इस कहानी में लेखिका ने दो अलग अलग बच्चों को चुना है और वो दो अलग अलग बच्चे हैं। तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हो कि कुछ तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से बच्चे की बात तो रखी गई है इस कहानी में। कोई बूढ़ा नहीं है, कोई युवा नहीं है, बच्चा है। यानी द मेन मोटो ऑफ दिस स्टोरी इज टू मेक अस अंडरस्टैंड द इल इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो हमें ये समझाना है कि बाल श्रम के दुष्प्रभाव क्या है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट देयर आर सो मेनी पीपुल इन वर्ल्ड हु आर नॉट एज प्रिविलेज्ड एज वी ऑल आर। They cannot enjoy the luxuries of life. There are so many children in world who have lost their childhood. दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उतने धन्य नहीं है, भाग्यशाली नहीं है जितने आप और हम लोग हैं कि खाना मिल जाए, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान तीनों मिल जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत दुखद स्थितियों का सामना करना पड़ता है जीवन में। लॉस्ट स्प्रिंग इज ऑल अबाउट दैट। लॉस्ट स्प्रिंग उसी के बारे में है। यू नो दैट आवर चाइल्डहुड इज सपोज टू बी द स्प्रिंग ऑफ आवर लाइफ। आप सबको पता है कि हमारा जो बचपना होता है वही हमारे जीवन का बसंत माना जाता है। बाद में आप मिलीनियर, बिलीनियर, कुछ भी हो जाओ, लखपति, करोड़पति, अरबपति, कुछ भी हो जाओ, it doesn't matter the most. The pleasure, the happiness which we have gotten in our childhood is the real pleasure. जो खुशियां, जो आनंद हमने बचपन में भोगा है, देखा है, वही वास्तविक आनंद है, वही वास्तविक खुशी है। लेकिन क्या आपको ये नहीं मालूम कि दुनिया में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इन खुशियों से मरहूम है। दे आर डिवॉइड ऑफ ऑल दीज प्लेजर्स।
उन्हें इन खुशियों का आनंद लेने का कभी मौका ही नहीं मिलता। दे हैव टू वर्क एज द हाउस होल्ड डोमेस्टिक हेल्प, they have to work in hotels, they have to work in factories and different other places. उन्हें होटल में काम करना होता है, उन्हें घर में नौकरों के रूप में काम करना होता है। जब आप और हम दिवाली, ईद और दशहरा मना रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने होटल मालिकों से मार खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ से कोई गिलास छूट गया। ईंट भट्ठे पर, यानी कि दे हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ देयर फैमिली ऑन देयर वीक शोल्डर। अपने कमजोर कंधों पर उन्हें अपने परिवार का बोझ ढोना पड़ता है। और ये सारी प्लॉट मैंने केवल इसलिए कही कि ये दो जो कहानियां हैं लॉस्ट स्प्रिंग के जो दो हिस्से हैं, एक साहिब आलम के बारे में, दूसरा मुकेश के बारे में, both the parts reflect the same thing। यही चीज को प्रतिबिंबित करते हैं ये दोनों हिस्से। तो आज हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे फर्स्ट सेक्शन को। और एक चीज आप गौर करो कि द ऑथर हैज वेरी ब्यूटीफुली एंड इंटेंटली चोजन टू डिफरेंट चिल्ड्रन, वन इज साहिब आलम एंड द अदर इज मुकेश। बड़ी सुंदरता से, बड़ी खूबसूरती से लेखिका ने दो अलग अलग बच्चों को चुना है। एक का नाम साहिब आलम है और दूसरे का नाम मुकेश है। तो आप जरूर ये बात सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, इसके पीछे कोई कारण है कि यस, बोथ द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट रिलीजन, वन इज मुस्लिम एंड द अदर इज हिंदू, एंड द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस that the curse of poverty is not bound to a particular religion। लेखिका हमें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी खास धर्म से गरीबी का जो अभिशाप है वो जुड़ा हुआ नहीं रहता। इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, यह हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो आज हम लोग इसके पहले हिस्से को, यानी जो हिस्सा किसके बारे में बात करता है, साहिब आलम के बारे में, उसको समझेंगे। कुछ कुछ हिस्सों को मैं बुक से उठाता हूं ताकि चीजों को हम लोग कंटिन्यूटी के साथ देख सकें। तो क्या कहता है लेखिका, क्या कहती है? शीर्षक दिया है इस पार्ट का, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी गार्बेज में, मैंने यहां पर ग्लॉसरी डाल दिए, कीवर्ड्स डाल दिए ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाओ इसको। तो आप देखोगे गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, कचरा। कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया 2 रुपया मिलता है। Why do you do this? I ask Sam, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। लेखिका कहती हैं कि मैं जब भी साहब को देखती हूं, साहब से मेरा आमना सामना होता है, तो मैं उसको एक चीज करते हुए अनोखी, वो बात ही अनोखी है, वो ये कि वो कूड़ा चुनता नहीं है, वो कूड़े को क्या करता है, उड़ेलता है। तो मैंने उससे पूछा कि साहब ऐसा क्यों करते हो, क्या कारण है करने का, क्या फायदा है ऐसा कि कूड़ा जो तुम चुन रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है, वो मुझे बताओ। आगे लेखिका कहती हैं, साहब एंड हिज फैमिली लेफ्ट देयर ओरिजिनल कंट्री, देयर नेटिव लैंड, एंड दैट इज बांग्लादेश, अ लॉन्ग टाइम बिफोर। साहब और उसका परिवार लंबे समय पहले अपने मातृभूमि यानी बांग्लादेश ढाका को छोड़ चुके हैं। अब उनकी यादों में भी, खास करके साहब चूंकि उसमें काफी छोटा रहा होगा या पैदा भी नहीं हुआ होगा, तो उसकी यादों में भी ये सारी चीजें नहीं है कि उसकी मातृभूमि कहां है, कैसी है। अब वो यहां इसलिए आए कि यहां उनकी जिंदगी चल पा रही थी, ढाका में उनकी जिंदगी नहीं चलती। इस स्टोरी से जुड़ी हुई एक हिस्ट्री भी आपको मालूम है, और हिस्ट्री ये है कि 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया।
and the war was imposed by Pakistan on us. We were dragged into that war. हमें उसमें जबरदस्ती खींचा गया था। कारण ये हुआ था कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान जहां के लोग ज्यादातर उर्दू पंजाबी ये बोला करते थे, उन लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान यानी जहां के लोग बंगला बोला करते थे, उन लोगों पर भयंकर अत्याचार, शायद दुनिया में उतना अत्याचार कभी हुआ होगा, कहीं हुआ होगा। जबकि आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन इस कहानी ने यह भी साबित कर दिया कि धर्म के आधार पर कोई नेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता। पाकिस्तान विभाजित हुआ और विभाजन का कारण था पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का अत्याचार, किसके प्रति? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों। और उसमें भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का साथ दिया, लेकिन उस अत्याचार के क्रम में बहुत सारे लोग भाग भाग करके भारत में आ गए। उन्हीं लोगों में से एक बड़ा वर्ग था बांग्लादेशियों का, जो कहां आके सेटल हो गए? सीमापुरी, दिल्ली में। और इसी सीमापुरी में साहब रहता है। आगे की बातें हम लोग कभी करेंगे, इस हिस्ट्री को लेकर के कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक बार उससे पूछती हूं, लेखिका कहती है कि तुम और कुछ कहें, कुछ तुमको करना चाहिए, तुम और कुछ कर सकते थे। वो क्या जवाब देता? I have nothing else to go, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. मैं उससे पूछती हूं कि तुम और कुछ क्यों नहीं करते हो, कम से कम स्कूल जाया करो। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे शब्द अंतरिक्ष में खो गए हों, मेरे शब्द बेजान और खोखले हों, उसकी कोई अहमियत नहीं हो, उसकी कोई कीमत ही नहीं हो। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे बॉडी में अगर नीचे से देखा जाए तो पहले पेट और बाद में दिमाग का स्थान आता है। खाली पेट दिमाग को भरा नहीं जा सकता। तो मैं उस बच्चे से बात कर रही थी जिसका पेट अक्सर खाली रहा करता था। लेकिन उसने क्या जवाब दिया? मैम, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई गो। कहते हैं मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, और जब कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने हल्के मजाकिये लहजे में उससे पूछा कि अगर मैं कोई स्कूल शुरू कर दूं तो जाओगे? ये मेरा मजाक था, मैं उसको चेक करना चाह रही थी, लेकिन उसने इसको बहुत सीरियसली ले लिया। After few days when I went there again, कुछ दिनों के बाद जब मैं वहां फिर से गई, he came to me and asked me a question, ma'am, is your school ready? कुछ दिनों के बाद मैं उसके इलाके में गई और आते ही उसने मुझसे जो पहला प्रश्न किया, मैम क्या आपका स्कूल रेडी है? I was embarrassed. I was taken aback. I had no clue what to tell. I had nothing to answer. मैं शर्मिंदा थी, लज्जित थी, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मैंने तो सोचा बात आई गई हो गई, इतना सीरियस हो जाएगा ये बच्चा, मुझे नहीं मालूम पढ़ाई के प्रति। तो मैं अवाक थी, मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने कहा स्कूल बनने में कुछ समय लगता है। मैंने ऐसा कह करके अपनी बात को क्या कि टाल दी। After months of knowing him, I asked him his name, साहिब आलम या रामसिस। कई दिन बीते, बहुत दिन उसको बहुत करीब से जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा, और उसने मुझे जो अपना नाम बताया वो बड़ा सरप्राइजिंग था। उसने अपना नाम मुझे क्या बताया? साहिब आलम। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? साहिब आलम, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के मालिक, यानी परम पिता परमेश्वर। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, आंख का अंधा नाम नयन सुख।
कि वो व्यक्ति अंधा है, लेकिन नाम उसका क्या है? नयनसु। साहिब आलम भिखारी है, कंगाल है, गरीब है, लाचार है, लेकिन नाम उसका क्या? ब्रह्मांड का मालिक, परमपिता परमेश्वर। व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्शन इट वॉज। कितना विरोधाभास था इसमें। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड आई कुड नॉट टेल हिम एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ हिज नेम। मैं उसको उसके नाम का अर्थ नहीं बताई, ना बता पाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर वो जान जाएगा तो उसका आश्चर्य होगा कि जो बच्चा दूसरे के रहम पर जीता हो, उसके नाम का अर्थ है रहम करने वाला, यानी जो सब पर रहम करता है। अनोखा। मैंने उसके नाम का अर्थ नहीं बताया। मैंने एक चीज नोटिस की कि उसके साथ के जितने बच्चे थे और वो खुद भी, वो बैरफुट थे। बैरफुट आपने देखा होगा, कहीं मैंने लिखा है हार्ड वर्ड में, नंगे पांव, यानी किसी के पैर में ना तो कोई जूता ना चप्पल। तो मैंने उनमें से पूछा कुछ लड़कों को, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क्ड वन, माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। मैंने पूछा कि तुम लोग चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हो? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक लड़के ने कहा कि मां मुझे ला करके नहीं दी। तो अगला लड़का क्या जवाब देता है? इवन इफ शी डिड, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that don't match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. वो क्या कहता है? मैम, अगर उसकी मम्मी ला भी देती ना तो भी नहीं पहनता ये, क्योंकि उसको जूते चाहिए, चप्पल नहीं पहनेगा। और ये बात जो लड़का बोल रहा था, खुद उसके मिसमैच जूते थे, यानी कि एक पैर में ब्लू कलर का जूता, एक पैर में ब्लैक कलर का जूता। क्योंकि ये सारे बच्चे क्या थे? रैग पिकर्स थे, कचरा चुनने वाले। तो कचरे के ढेर पर उनको जिस ढंग का, जिस शेप साइज में, यानी पैर में घुस जाने वाला जूता मिल जाता था, भले अलग अलग कंपनी हो, अलग अलग कलर हो, इन दोनों पैर में। तो उस बच्चे ने अपने दोनों पैर में अलग अलग जूते पहने थे। वो बेचारा शर्मिंदा था। लेखिका कहती हैं कि मैंने अपने देश का लंबा चौड़ा दौरा किया है। देश के लोगों में मैंने एक खासियत देखी है, they want to live for and with their self pride। तो हमारे देश के लोग अपने स्वाभिमान के लिए और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। ये उनकी सुंदरता। ऐसा क्यों कर रही है लेखिका? तो लेखिका बता रही है कि कई बार मैंने अपने देश के अलग अलग इलाकों का दौरा किया है, तो मैंने नोटिस की है कि कुछ लोग नंगे पांव हैं, पैर में चप्पल जूते नहीं। मैंने कारण पूछा, वो क्या कहते हैं? मैम, ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूं इसलिए नहीं पहन रहा हूं, ये हमारे इलाके की परंपरा है। परंपरा तो आप समझते हो, जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। ये हमारे इलाके की परंपरा है, यही वजह है जिसके चलते हम लोग जूता चप्पल नहीं पहनते। और मैं तो हकीकत जानती थी कि ये उनकी गरीबी है जिसकी वजह से वो जूते चप्पल नहीं पहन, लेकिन उसको वो स्वीकार नहीं करते। लेखिका कहते हैं, एक बार मैं उडुपी गई। मैं आपको एक सेकेंड के लिए उडुपी के बारे में बता दूं। दिस इज अ वेरी फेमस सिटी इन साउथ इंडिया एंड दिस इज नोन एज टेम्पल सिटी एज वेल। साउथ इंडिया में उडुपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, बहुत प्रसिद्ध शहर है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। हजारों मंदिर है इस शहर में, छोटे बड़े। लेखिका कहती हैं कि एक बार मैं उडुपी गई, मैंने वहां एक चीज देखा। एक पुजारी का बच्चा एक देवी मां के मंदिर के आगे खड़ा होकर के और प्रार्थना करता, हे मां, मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। मैं अक्सर उसे ऐसा करते हुए देखती। तो मैंने कुछ दिनों के बाद एक चीज गौर किया, उसके पैर में जूते थे। वो काफी खुश था। संभवतः देवी मां ने उसकी पुकार, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना सुन ली थी। आज उसके पास नए जूते थे। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर गौर किया, वो लड़का फिर मंदिर के आगे खड़ा है।
तो जब वो खड़ा है तो फिर मैं गौर कर रही थी कि क्या बोल रहा है। तो वो क्या बोल रहा है फिर से, हे माँ, बड़ी महती कृपा है आपकी, बड़ी दया है कि आपने मुझे जूता दिला दिया। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे एक और वर दो कि ये मेरा जूता ना तो कभी फटे ना कभी खोए, क्योंकि पता नहीं दोबारा मुझे जूते मिलेंगे या नहीं। लेखिका कहती है 30 वर्षों के बाद मैं पुनः उडुपी गई और वो बच्चा बड़ा हो गया था। बड़ा क्या, पिता बन गया था। आज उसके बच्चे के पास कई जोड़े जूते थे। जेनरेशन बदला, पीढ़ी बदली, परिस्थिति भी बदल गई। जो बच्चा एक जोड़ी जूते के लिए तरस रहा था, आज उसके बच्चे के पास कई जोड़े जूते थे, यानी उसकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल थी। लेकिन लेखिका कहती है कि आप समाज में घूम करके देखो, और ये बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने सोसाइटी में देखो कि कुछ वर्ग ऐसे जरूर मिलेंगे आपको कि जिनके दादे सुअर पालते थे, भेड़ बकरियां पालते थे, आज उसके पोते भी वही कर रहे हैं। नथिंग हैज चेंज इन देयर लाइफ। समय बीता, वक्त बीता, लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। और यह कहानी भी वैसे ही बच्चों के बारे में, साहब का भी कुछ साहब की भी परिस्थितियां वैसी ही है। लेखिका आगे कहती हैं कि ये सारी चीजें चल ही रही थी कि एक दिन मैंने साहब से बड़ा डीपली पूछा कि साहब, तुम लोग जो कचरा चुनते हो तो उड़ेल देते हो, क्यों उड़ेल देते हो? ये देखिए क्वेश्चन आंसर में भी रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? इतना कचरे को, प्लास्टिक का कोई डब्बा है, प्लास्टिक की कोई बॉटल है, या शीशे का कोई शीशे की कोई बॉटल है, वो उसको उठा के बैग में रख लेना चाहिए। और तुम पूरा कचरे को क्या करते हो, उड़ेल देते हो। मैंने ये क्वेश्चन किया उससे, तो उसने क्या जवाब दिया? I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. लेखिका कहती हैं कि साहब ने जवाब दिया, मैम, मुझे इस कचरे के ढेर में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया तक का नोट मिल जाता है। और सोचो कि जिस कूड़े कचरे के ढेर से 10 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपये का नोट मिल जाए, इस आशा में कि और नोट मिल सकते हैं, वो उस कूड़े को क्या करता था, उड़ेल देता था। ये बात आई गई। लेखिका ने इस बीच में थोड़ी सी चर्चा कर दी है सीमापुरी के बारे में। लेखिका कहती है कि 10,000 से ज्यादा फैमिली रहती है सीमापुरी में। आपने नर्क को अगर नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप सीमापुरी चले जाओ और वहां की स्थिति जब देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि नर्क क्या है। Although Simapuri is also the part of Delhi, but it presents a very contradictory picture. While Delhi represents the wealth, the comfort, the richness, Simapuri is the symbol of poverty. Simapuri is the symbol of miseries. Simapuri is the symbol of problems. जहां दिल्ली में धन, संपन्नता, समृद्धि, वैभव, विलासिता लौटती है धरती में, खेलती है गलियों में, वहीं सीमापुरी एक दासी की तरह नजर आती है। गुलाम, जर्जर, न पीने का पानी, टीन का छत, मिट्टी के मकान, नाली की कोई व्यवस्था नहीं। लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं और ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपुल आर रैग पिकर्स, और ज्यादातर लोग क्या है, रैग पिकर्स हैं, कचरा चुनने वाले। लेखिका आगे कहती हैं, एक दिन मैंने उसको, किसको, साहब को, एक टेनिस क्लब के आगे खड़ा देखा। तो मैंने उससे पूछा कि साहब, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो? और जब मैंने क्वेश्चन की उससे, तो एक चीज और भी मैंने गौर किया, वो ये था कि साहब के कपड़े पुराने थे लेकिन पैर में जूते नहीं थे।
लेखिका अनुमान लगाती है। शी इज मेयरली स्पेकुलेटिंग, शी डजंट आस्क एनीथिंग। वो अनुमान लगा रही है और वो क्या कहती है, वो समझ जाती है कि ये जूता किसी का फेंका हुआ। वो पूछती है कि कोई रईस बच्चे का ये जूता है, वो पहन लिया है, पुराने कपड़े, बड़ा मिसमैच लगता है। लेकिन वो जानते हैं कि उसका ये सपना तो पूरा हो गया जूते वाला, लेकिन टेनिस कभी नहीं खेल पाएगा। यद्यपि वो कहता है कि मैं अंदर जाता हूं तो कभी कभी टेनिस का रैकेट घुमा लेता हूं, क्योंकि यहाँ का जो वॉचमैन है बड़ा ही काइंड हार्टेड है, वो मुझे इतना अलाउ करता है। कहानी का अंत होता है, लेखिका कहते हैं एक दिन ऐसा था कि मैं जा रही थी, उसके हाथ में मैंने स्टील का एक बर्तन देखा। मैंने उससे पूछा, ये बर्तन लेके तुम कहां जा रहे हो साहब? साहब रिप्लाइड, मैम नाउ आई एम वर्किंग एट द टी स्टॉल एंड दे गिव मी 800 रुपीज पर मंथ एंड ऑल टाइम्स मील। मैम मैं एक चाय दुकान पर काम करता हूं और इसके लिए मुझे 800 रुपये और तीनों वक्त का खाना मिलता है। लेकिन उसके चेहरे की जो झलक मैंने देखी, he had lost the carefree look of his face। वो बिंदास अंदाज जो था, मस्ताना अंदाज था, वो खत्म हो चुका था, क्योंकि अब वो मालिक नहीं रहा। मस्ती उसकी मालिकपना के चलते था, अब वो नौकर था। पहले वो अपना मालिक था, लेकिन अब वो गुलाम था। किसका? चाय दुकान के मालिक का। इस कारण से उसके अंदर की जो मस्ती थी, खुशियां थी, वो खत्म हो चुकी थी। That's all of you, my students. I hope you would have understood the first section of this chapter, and the first section was all about Sahib-e-Alam. Thanks all of you.